मेरा नाम परवीन सिंह, आप देख रहे हैं प्यारा सा दी परवीन एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में आपको टोटल 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकता है। नवोदय विद्यालय प्लस सैनिक स्कूल के लिए, दोनों के लिए, स्पेशल क्लास 9th के लिए, क्योंकि 9th का एग्जाम पास आ गया, क्लास 6 का भी पास ही है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है स्पेशल क्लास 9th के लिए। और सोचेंगे क्लास 6 के स्टूडेंट इसको वीडियो को नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए क्लास 6 में कोई ऐसा 1, 2, 3 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाता है, तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं क्लास 6 के बच्चे और जान जाएंगे कि हाँ ऐसा ही हार्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। मैं ट्रिक और उसका लॉन्ग टर्म में बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं एकदम कम समय में। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब और साइड में बेल आइकन होगा उस पर टैप करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई कितने % कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। और हम लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी कैसा आता है और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी जान सकते हैं कि किस तरह होता है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई द 20%, इट वाइड इज द रिड्यूज परसेंटेज दैट दियर ऑन डिफरेंस इन द एरिया। मतलब पूछ रहा है कि आयत की लंबाई में 20% बढ़ाया जा रहा है और कितना % चौड़ाई में कम किया जाए कि उसके एरिया में कोई डिफरेंस ना हो। तो हम लोग सिंपली इसको सबसे पहले मैं आप सभी को लॉन्ग तरीके से बता दे रहा हूँ कि लॉन्ग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा कि शॉर्टकट ट्रिक में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से देख लीजिए इस वीडियो में। तो इसका लॉन्ग ट्रिक में आप सभी को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यल लिखिएगा और बी लिखिएगा। यल का मतलब लंबाई होता है, बी का मतलब चौड़ाई, यानी यल का मतलब लेंथ और बी का मतलब ब्रेथ होता है। तो यानी सिंपली आयत का यही ना होता है, लेंथ हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा। तो वैसे ही कह रहा है कि आयत में 20% बढ़ा दिया जाए। तो सिंपली आयत की जगह आयत की लंबाई हम लोग 100 मान लेते हैं। ऐसे बस 100 यूनिट ले लेंगे। तो 100 यूनिट लेंगे तो 100 का जब 20% मतलब 20% जब बढ़ जाएगा 100 का, मान लीजिए लंबाई 100 हो गया तो उसका 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, सिंपली 120 हो जाएगा। और इन दोनों का एरिया सेम ही रहना चाहिए, मतलब इन क्षेत्रफल यानी एरिया में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यानी इन सब का एरिया कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के एक ही जैसे लाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बी 20% ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ पे बी 20% ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ पे फिर से 100 हो जाएगा। मतलब 20% कम होगा तो 100 हो जाएगा, मतलब 20 कम होगा तो 100 होगा। जैसे कि इन दोनों का हम लोग गुणा कराएंगे, जैसे 100 120 का तो सिंपली एक ही आएगा। 100 और 120 का गुणा कराएंगे तो सिंपली 12,000 होगा। यहाँ पे 12,000 हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12,000 हो जाएगा। यानी दोनों तरीके से देखा जाए तो इन दोनों का एरिया तो सेम ही आ गया। और बी का पूछ रहा है कि बी में कोई भी बी में कितना % कम किया जाए कि कोई अंतर ना हो। तो इसमें देखिए सबसे पहले 120 है, उसके बाद से 100 हुआ है। तो 100 120 में से 100 घटा देंगे तो उसकी कमी आ जाएगी कि हाँ इतना % इतना कमी किया गया। तो यानी 100 में से 120 में से 100 गया, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसका ओरिजिनल कितना है, मतलब पहले का कितना है, परसेंटेज निकालना होगा इसका कि कितना % उसका कमी हुआ। तो यहाँ पे 20/120 हो जाएगा गुणे 100। आप सोचेंगे 120 कैसे, जैसे कि आप जानते होंगे किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो। मान लीजिए कि एक क्लास में 50 लड़के हैं, उसमें से 20 पास हुए और 30 फेल हो गए। तो 20 पास की पूछ रहा है, पास के % कितना होगा। तो यानी 20 पास हुए तो 20 ऊपर लिख देंगे और ऊपर से 100 का गुणा करा देंगे तो % आ जाएगा। तो वैसे 100 का गुणा कराने पर % आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे देखिए 120 में का 0 और 20 में का 0 कट कर देंगे और 2 से 6 को कट करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है। यानी 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 50/3 आएगा। मतलब इसको काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50, यहाँ पे 3, यानी कितना होगा 16 होल 2/3, यानी ऑप्शन पहला सही है इसका, 16 होल 2/3। और इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी जान लेते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसा है, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ता यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है ना, इतना 20% इंक्रीज हुआ लंबाई में या चौड़ाई में, दोनों तरीके से किसी में दे सकता है। तो 20% इंक्रीज हुआ तो सिंपली आप 20 ऊपर लिख दीजिएगा, 20% इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। सबसे पहले मैं आपको इंक्रीज वाला बता रहा हूँ, उसके बाद से डिक्रीज वाला भी बता दूंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 20% इंक्रीज हुआ है तो नीचे 100 में जितना % इंक्रीज होगा उतना जोड़ दीजिएगा 100 में। तो 20% कितना, 20% इंक्रीज हुआ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। और परसेंटेज में लाने के लिए सिंपली 100 का गुणा कर दीजिएगा। उसके बाद से देखिए मैं जब वैसे किया हूँ तो 20/120 गुणे 100 हो गया
है तो वैसे इसको भी करेंगे। 0 से 0 20 में का 1 0 और 120 में का 0 कट जाएगा। ऊपर से 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा और कितना हो जाएगा 100 बट्टा सिंपली 50 हो जाएगा, मतलब 100 बट्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 मानिएगा, गलती हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 50 बट्टा 3 यानी 16 48 होता है, 48 2 50 यानी 16 होल 2/3% उसका आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जैसे सॉल्व किए हैं लोग उसके थोड़ा हट के, मतलब वही मतलब जो रूल उसमें लगा है वही रूल इसमें भी लगेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सभी को बता देना कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। किसी आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। और इसको मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। The width of the rectangle is reduced by the 10%. Its width is the increased by the percentage that there is no difference in the area. मतलब ये सिंपली पूछ रहा है कि रेक्टेंगल के जो मान लीजिए चौड़ाई है, वहाँ पे चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो उसका जो लेंथ होगा उसमें कितनी परसेंट की हम लोग, जो यहाँ पे पूछा है चौड़ाई में 10% यानी ब्रेथ में हम लोग 10% की कमी कर रहे हैं लोग, और वहीं पे पूछ रहा है कि हम लोग लंबाई में यानी लेंथ में कितनी परसेंट की वृद्धि कर दें कि उसके एरिया में कोई भी डिफरेंस न हो। तो सिंपली हम लोग इसको ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं पहले बता दिया हूँ कि यहाँ पे कुछ भी हो, मान लीजिए कि यहाँ पे 10% इंक्रीज है यानी इंक्रीज है या रिड्यूज है, तो दोनों तरीके समझ लीजिए। तो 10% सिंपली लिख दीजिएगा, 10% मत लिखिए 10 लिख दीजिएगा सिंपली। जितना पे यो कमी हो या ज़्यादा हो तो सिंपली जो होगा वो लिख दीजिएगा। उसके पहले 10% कमी हुआ है ना, तो 10% में 10 को 10 ही रहने दीजिए, परसेंट हटा दीजिए। ऊपर से कितना मतलब 100 में से 10% कमी हुआ था, 100 में से हम लोग सिंपली 10 को घटा देंगे। यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ था तो हम लोग 100 में मतलब 100 में हम लोग 20% इंक्रीज हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग 20 जोड़ दिए हैं लोग। इसको परसेंटेज में लाने के लिए सिंपली 100 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 10 में का 1 0 90 में का 1 0 कट जाएगा, 100 बट्टा 9 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको परसेंटेज में यानी बाटा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में आ ही गया है 100 बट्टा 9, तो इसको चेंज करेंगे तो यानी 11 होल 1/9% होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। तो ऐसे आप मान लीजिए इसको लॉन्ग टर्म में मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लगाया जाएगा तो कैसे लगाया जाएगा तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यल लिखिएगा, यहाँ पे नहीं, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेथ दिया हुआ है ना तो ब्रेथ लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रेथ हो गया, यहाँ पे लंबाई हो गया, तो ब्रेथ कितना 10% कम हुआ। मान लीजिए कि वो मतलब वो ब्रेथ की लंबाई कितनी 100 है, ठीक है, 100 में कितनी परसेंट कम हुआ है तो 10, तो 100 में से 10 सिंपली घटा दीजिए तो 90 हो जाएगा। और लंबाई कितना, मतलब इन दोनों का एरिया सेम ही होनी चाहिए, जिससे कि इन दोनों को गुणा कराया जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कराया जाएगा तो उनका एरिया तो सेम ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो एरिया सेम ही होना चाहिए। तो इन दोनों का देखिए यहाँ पे 90 ले लेंगे, मान लीजिए 90 लेंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 10 का डिफरेंस भी है। और ऐसे भी एरिया इन दोनों का निकालेंगे तो सिंपली 9000 होगा, तो 9000 इसका भी 9000 इन दोनों का, मतलब दोनों का एरिया सेम ही हो गया। तो यहाँ पे 10% की कमी हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10% इसमें 100 में से 90 को घटा देंगे, मतलब 90 को घटा देंगे तो 10 आया हुआ है, 10 बटा पहले वाला कितना था जिसमें हम लोग 120 था सबसे पहले, उसके बाद से 100 था, तो यानी कितना लिए थे लोग 120 लिए थे, तो इसमें भी 90 लेंगे, तो 90 ले लेंगे और वही गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए पहले वाला पे आ गया, जो ट्रिक बताया हूँ उसी पे आ गया है। यहाँ पे कट करके यानी 100 बटा 90 हो जाए 9 हो जाएगा, यानी कितना होगा 11 होल 1/9, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है ऐसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इरेज कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है नाव धारा में क्या है, यानी ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, बोट एंड स्टीम वाला है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो सिंपली यहाँ पे इंग्लिश में मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए बोट गोज टू द 72 km इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्टीम इन 4 hours if the speed of the steam in the 3 km per hour, what is the speed of the boat in the calm water। मतलब पूछ रहा है कि जो धारा के विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन में 4 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए कि धारा के मतलब सब, धारा मतलब समझ लीजिए जैसे कि स्टीम मतलब समझ रहे ही होंगे कि जैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रीन ले रहा हूँ साइड बाउंड्री बनाने के लिए, यहाँ पे ग्रीन हो गया और ये हो गया बाउंड्री। अब उसके बाद से ब्लू कलर ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे नदी है, ठीक है, ये नदी है
और जो नदी का स्पीड है वो 3 km/h है। नदी का स्पीड नहीं, नदी के पानी का स्पीड जो है 3 km/h, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर वो बह के जाएगा। तो वहीं पूछ रहा है कि इसके बाद से पूछ रहा है जो इसमें का मान लीजिए कि इसका स्पीड इतना है और वहीं धारा के विपरीत दिशा यानी मतलब स्टीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में 4 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। 4 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? 18 km जाएगा। जब 18 km 1 घंटे में आ गया और धारा का स्पीड कितना है? सिंपली 3 है, ठीक है। जब 3 है तो मान लीजिए इसमें से धारा के विपरीत दिशा, मान लीजिए कि ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, ऐसे पानी बह रहा है और इधर से जहाज है, मतलब जहाज आ रहा है, यहाँ पे जहाज है, जैसे यहाँ पे जहाज है, इधर से प्रेशर बना के आ रहा है, पूरा प्रेशर बना के आ रहा है। उसमें से 3 km घटता ही जाएगा, हर घंटे 3 km घटता ही जाएगा। मान लीजिए कि ये भी ठेलेगा वो अपने साइड में बहाव के दिशा में जाएगा, जिधर स्टीम जाएगा उधर ही नाव ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए कि हमको इस साइड ले जाना होगा नाव को तो बहुत तेज जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा शांत जल में। तो धारा का कितना है, मतलब स्टीम का स्पीड कितना है? 3 km/h है। तो यानी नॉर्मल कितना आ गया, जैसे कि धारा के दिशा में ये सब मिला जुला कर कितना आ गया? 18 km/h आया हुआ है। 18 km/h धारा के विपरीत दिशा यानी स्टीम के अपोजिट डायरेक्शन में 18 km/h स्पीड आ गया है। और उसमें हम लोग 3 km जोड़ देंगे तो उसका ओरिजिनल आ जाएगा। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, इस साइड पानी बह रहा है, यहाँ पे एक नाव है, यहाँ पे जो सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे एक नाव है और नदी का पानी इसको इधर ठेल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और जो ये नाव है उसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मतलब इसमें चल पा रहा है, मतलब ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल पा रहा है। मान लीजिए कि इसका स्पीड कितना होगा कि 1 घंटे में 18 km चल सकता है। मतलब इसका भी स्पीड घटा करके, जो धारा का स्पीड है मान लीजिए 3 km/h है, इसका भी घटा करके 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। तो सिंपली धारा की स्पीड से हम इसमें जोड़ देंगे तो उसका आ जाएगी कि हाँ इतना स्पीड से वो तो शांत जल में भी चल सकता है। तो 18 में सिंपली हम लोग 3 जोड़ देंगे, मान लीजिए 18 में हम 3 जोड़ देंगे यानी 21 हो जाएगा। और इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, यक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल यक्स है, ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, शांत जल में नाव की चाल यक्स है। तो यक्स जब रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, माना कि धारा की चाल यक्स km/h है, यक्स km/h से शांत जल में नाव का चाल यक्स km/h से, धारा के चाल मत समझिएगा, शांत जल में नाव का चाल यानी बोट का चाल यहाँ पे, यानी यहाँ पे कैम वाटर में जो एकदम स्थिर वाटर हो, जैसे तालाब देखे होंगे, तालाब में पानी जैसे एक ही जैसा रहता है, तो वहाँ पे कह रहा है तो उसका हम लोग स्पीड मान लेते हैं यक्स में से हम लोग 3 km/h घटाएंगे। मान लीजिए कि वो धारा की दिशा में पहले ही बताया हूँ कि उसका पानी भी ठेलेगा, उसका भी स्पीड लगेगा तो घटेगा ही घटेगा। इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 घंटा में कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 4 घंटा में 72 किलोमीटर जा रहा है यानी 4 आवर्स में 72 मीटर मतलब किलोमीटर जाता है। तो 1 हावर्स में कितना जाएगा, सिंपली 18 km/h जाएगा, मतलब 18 km जाएगा दूर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यानी x = यहाँ पे 3 का माइनस है तो उधर जोड़ के उधर ले जाने के बाद कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 18 + 3 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। इस तरह भी आ गया। तो आप ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले समझ लीजिए कि धारा की दिशा क्या होता है, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन स्टीम क्या होता है, धारा की दिशा में, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कैसे होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिससे आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लोग, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगी। यह क्वेश्चन थोड़ा आप सभी को हार्ड लगेगा लेकिन मैं आप सभी को एकदम आसानी से बताऊंगा। द स्पीड ऑफ द बोट 4 km/h इन द कैम वाटर, मतलब शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा है। इट द स्पीड ऑफ द स्टीम इन द 1 km/h, देन व्हाट टाइम विल द बोट गो टू 9 km अपोजिट डायरेक्शन इन स्पीड, मतलब स्टीम। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंपली पूछ रहा है धारा के जो, मतलब धारा यानी मतलब जो
शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। वहीं जो इसका मान लीजिए कि जो नदी का पानी है उसका स्पीड 1 km पर आवर्स है। जो नदी का पानी है 1 km पर आवर्स है और पूछ रहा है कि 9 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। आप सिंपली 9 किलोमीटर जाने में डायरेक्ट 9 किलोमीटर, अब ये इतना तक समझिएगा, 9 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। सीधे नहीं जाना है, धार मतलब डायरेक्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो नदी है, मान लीजिए ये नदी है, इधर पानी बह रहा है, ठीक है, तो इधर ही नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। मान लीजिए इधर बढ़ रहा है तो इधर हमको जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। और देखिए 2 ठो पॉइंट बना रहा हूँ, ये नदी है, ठीक है। इधर जाएंगे तो मान लीजिए कि इसका स्पीड कितना है 1 km पर आवर्स है और इसका स्पीड कितना है 4 km पर आवर्स है, मतलब बोट का स्पीड 4 km पर आवर्स है। जब हम लोग इधर जाएंगे तो 1 km इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि नदी जो अलगे से अपना प्रेशर लगाएगा, नदी अलगे से अपने मन से खूब ठेलेगा और इसका तो प्रेशर मतलब इसका तो बल लगेगा ही लगेगा, प्रेशर नहीं, इसका भी तो अपना स्पीड रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद से जब इधर अपोजिट में जाएंगे तो नदी कहेगा कि हम काहे लिए इधर मतलब अपने दूसरी ओर जाने दूं, दूसरी ओर जाने देगा। उसके बाद से मान लीजिए कि ये दूसरे साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस पॉइंट की ओर, मान लीजिए कि यहाँ पे जो गाढ़ा कर रहा हूँ इस पॉइंट की ओर जा रहा है, तो सिंपली क्या होगा, नदी तो अपना ठेलेगा ही, नदी तो रुकेगा नहीं। तो इसमें से 4 में से 1 घटा देंगे। 4 में से 1 इसलिए घटाएंगे क्योंकि नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका बहाव है, तो यानी इसका टोटल मिला के 3 km प्रति हावर्स हो जाएगा। जब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 km प्रति हावर्स हो जाएगा। 3 km प्रति हावर्स हो गया तो 9 किलोमीटर जाने में अपोजिट साइड में कितना लगेगा, 9 में 3 का भाग कर देंगे तो उसका टाइम आ जाएगा। तो सिंपली कितना का 9/3 हो जाएगा। तो 9/3 से 9 को डिवाइड करेंगे यानी 3 तरीका 9 होगा, यानी 3 हावर्स लगेगा, यानी ऑप्शन पहला सही है। और इसका शॉर्टकट ट्रिक तो यही है कि आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो सब कोई शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि किस दिशा में जा रहा है, किधर कहाँ जा रहा है। तो नदी की जब मान लीजिए कि अब एक बार और इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नदी है, ठीक है, नदी है, इसका स्पीड नदी का चाल मतलब नदी का पानी का स्पीड 1 km है, ठीक है, 1 km। और जो बोट है यहाँ पे, जो बोट है इसके अंदर, उसका स्पीड है 4 km पर आवर्स। मतलब शांत जल में, यहाँ पे कोई भी मतलब शांत जल यानी एक तालाब में चलाया जाए तो इतना स्पीड होगा। जब नदी मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बोट चला रहे हैं लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बोट है तो इधर लेके आना होगा। मान लीजिए यहाँ पे ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। बोट को जब ए साइड में लाना होगा तो नदी तो अपना ठेलेगा ही खूब, मतलब उसका पानी तो बहता ही रहेगा, दाबते रहेगा तो उसको काट करके आगे न बढ़ना है। जब मान लीजिए नदी का पानी कितना है 1 km और इसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर, शांत जल में 4 किलोमीटर। जब इधर अपोजिट जा रहा है तो इसमें से 1 घटा दिया वैसे। जब यहाँ पे ए की ओर जाना होगा, मान लीजिए कि ये इसको ए की ओर जाना होगा तो क्या होगा, सिंपली नदी तो ठेलेगा ही ठेलेगा, उसके पास तो उतना पावर तो पहले से फ्री अवेलेबल मिल रहा है। तो उसके पास से 4 किलोमीटर तो मिल मतलब उसका स्पीड है, तो नदी का 1 km और उसका खुद का 4 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा, सिंपली 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ गए हैं लोग। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ। ए ट्रेन क्रॉस द पोल इन द 15 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज द 36 km पर आवर्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। मतलब पूछ रहा है जो ट्रेन का स्पीड है, मान लीजिए जो ट्रेन का स्पीड है 36 km पर आवर्स चल रहा है और जो उसका और मतलब कितने सेकंड में एक पोल को पार कर रहा है, सिंपली 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। आपको सबसे पहले आपको ये भी कई लोगों को पता होगा, मान लीजिए कि आपको लगता होगा, मान लीजिए ट्रेन हो गया, यहाँ पे एक इंजन हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे डब्बा होता है। जैसे आप ट्रेन में कोई लोग बैठे होंगे, मतलब कोई भी बैठा होगा तो हम बता दो कि हाँ मैं बैठा हूँ, मैं ऐसा फील किया हूँ। हर जगह पोल जैसा रहता है, इलेक्ट्रिक पोल रहता है या कई तरीके से पोल रहता है। तो यहाँ पे जो इंजन है ना, यहाँ पे बना रहा हूँ इंजन, कई लोग समझते हैं कि ये इंजन हिल गया तो समझिए कि पोल मतलब पूरा पार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब ये लास्ट पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होगा, उस मतलब वह पूरा पार होगा, उस पोल को पूरा पार करेगा वो ट्रेन को इंजन अकेले रहेगा। देखिए जितना बड़ा रहता है वही पार करता है। मान लीजिए कि अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 15 सेकंड में पार करता है और 36 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे और इसमें गुणा करा देंगे 15 में, तो उसका आ जाएगा कि हाँ कितना मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर तय कर रहा है। तो सिंपली 36 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए आप फार्मूला क्या होता है आप कमेंट करके सबसे पहले बताइए कि क्या होता है इसका फार्मूला। तो बता दिए आप, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसको
कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है। जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो 5/18 का गुणा कराइएगा। जब किलोमीटर मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करना होगा तो 18/5 का गुणा कराइएगा। जस्ट उल्टा, कुछ भी नहीं, जस्ट उल्टा, बस उल्टा चश्मा। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद ही होगा। अब 18 से 36 को डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ, 18 दूनी 36, यहाँ पे 5 दू हो गया, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर जाएगा, यानी 15 सेकेंड में पार किया है, तो यानी सिंपली 10-15 का गुणा करा देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे सिंपली 150 मीटर का वो ट्रेन होगा। 150 मीटर ही का ट्रेन है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका सही है, यानी ऑप्शन 150। ऐसे आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आऊँ। क्लास 9th में भी आता है, क्लास 6 में भी आता है, मतलब हर स्कूल में भी आता है। कोई मैथ है ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे ABCD मतलब यहाँ पे पूछ देगा जोड़ घटाना, वहाँ पे पूछ देगा कि जोड़ घटाने को कोई और, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब इंग्लिश में पढ़ देना। इफ़ द ट्रेन क्रॉस द पोल एट द स्पीड 60 km प्रति आवर इन 13 सेकेंड, वाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले पुश कीजिए, मतलब इस वीडियो को पुश कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। जैसे मैं पहले बताऊँ वैसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कर लिया आप, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जैसे कि हम लोग इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में बनाएंगे, आप ऐसे ही किए हैं ना, बहुत बढ़िया। मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, 60 को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18/5 को। तब 18/5 हो गया। सिंपली इसको कट करेंगे, 6 से काटेंगे 60 को, तो 6 देंगे 60 होता है, 6 18 होता है। ठीक है, हो गया कितना, यहाँ पे 3 बचे, मतलब 50/3 आ गया। यहाँ पे गुणा करा देंगे, 10 बचे 50/3 यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया, इतना आ गया। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 30 का गुणा करा देंगे 30 सेकंड का। तो 1 सेकंड में तो इतना चल ही रहा है 50/3, और उसमें 30 सेकंड का गुणा करा देंगे तो उसका 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया है वो भी आ जाएगा। तो 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 × 30 होता है, और 10 और 50 का गुणा करा देंगे तो 500 हो जाएगा। यानी इसका टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 500। आपका कितना आया था आंसर, 500 आया होगा, मतलब 500 आया होगा। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी कि एक बिजली के खंभे में कितने सेकंड, मतलब बिजली खंभे को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पुश कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए, जैसे पहले बताया हूँ। नहीं, ऐसे थोड़ा मतलब उसको सेकंड दे दिया है, इसको सेकंड नहीं दिया है, तो मैं आप सभी को इसको बता दे रहा हूँ। तो इंग्लिश में सबसे पहले पढ़ के बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझ लेंगे। If the speed of the 100 meter long train is the 144 km/h, then is the how much time will the train cross the electric pole। मतलब पूछ रहा है कि एक ट्रेन का स्पीड 144 km/h है और एक पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को वो 100 मतलब कितने सेकंड में पार करेगा जब उसका लंबाई 100 मीटर हो, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 144 है, इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि जो इसका लंबाई है वो मीटर में है। किलोमीटर में रहता तो वैसे भाग कर देते तो आ जाता। तो 144 को हम लोग मीटर प्रति किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। 5/18 का गुणा कराएंगे तो सिंपली 6 से भाग करेंगे। 6 दूनी 12 होता है, 6 चौक 24 होता है, 6 3 18, और यहाँ पे 3 से 24 को डिवाइड कीजिए, 8 3 का 24, और 8 5 40 हो जाएगा। 40 आ गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 100/40 हो जाएगा। आप सोचेंगे 100/40 कैसे, मान लीजिए कि 1 सेकंड में 40 मीटर जाता है, तो 100 मीटर जाने में कितना लगेगा, उसमें भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 2 से काटेंगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो गया। यानी 5/2 हो गया। तो पूछ रहा है 5/2 को हम लोग कितना मिनट होगा, कितना सेकेंड होगा। तो यानी 5 से हम लोग भाग देंगे, मान लीजिए 5 है यहाँ पे, 2 से भाग देंगे 5 को, तो 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, इसमें 60 का गुणा करा दीजिएगा। तो ऐसे 2.5 होगा, तो 2.5 सेकंड दिया होगा, कई जगह 2.5 सेकंड इसमें दिया हुआ है। मैं आप सभी को इरेज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2.5 सेकंड, 1 मिनट, 2.5 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन कई जगह देता है 2.30, मतलब
2 मिनट 30 सेकेंड, तो 2 मिनट 30 सेकेंड ऐसे भी दे सकता है, यानी 2 मिनट 30 सेकेंड ऐसे भी दे सकता है, कई तरीके से देख सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे मतलब 5 का मतलब आधा ही होता है, 60 मिनट का मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है ना, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 30 सेकंड और 30 सेकंड ऐसे करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आयु संबंधित क्वेश्चन है। तो आयु संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, यानी हार्ड में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। रीना और नयन की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 55 वर्ष होगा। उस समय उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मैं आप सभी को इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। द प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड नयन इज अ ratio of 5:4. After 5 years, the sum of their age will be 55 years. What would be their ratio at द टाइम। जब प्रेजेंट टाइम में उन दोनों का रेशियो 5:4 है और 5 साल इसमें जोड़ने के बाद उन सब का मतलब उन सब का दोनों का एज टोटल हो जाएगा 55 ईयर। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लोग कि उस मान लीजिए कि 5 और 4 है, उसमें हम लोग कितना का गुणा कराएं कि उसका मतलब जो रीना के भी एज आ जाए, नयन का भी आ जाए। तो सिंपली हम लोग 5 में हम लोग x का गुणा कराते हैं, मतलब कि उसका आयु में इतना गुणा कराया जाए कि उतना आ जाएगा। तो 5 में हम लोग सिंपली x का गुणा कराएंगे, 5 x हो जाएगा। और इसमें हम लोग सिंपली कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे और प्लस यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे 4 में कितना का गुणा कराया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए कि मतलब ऐसे देखिए 4 में कितना का गुणा कराया जाए कि उसका नयन का आयु आ जाए। तो 4 में x का गुणा कराएगा तो 4x हो जाएगा और उसमें 5 जोड़ दीजिएगा और टोटल कितना आएगा, 55 ईयर आएगा। यानी जो हम लोग ये इक्वेशन बनाए हैं, जो हम लोग के ये इक्वेशन है वो 5 मतलब फ्यूचर का इक्वेशन है, 5 साल जोड़ने के बाद। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 5 और 4 कितना मतलब 5 कितना हो जाएगा, 4 नहीं, 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इक्वल टू कितना है, 55 है। 55 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 10 इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। जब यहाँ पे 9x इक्वल टू 45 आ गया है तो x इक्वल टू कितना होगा, 5 9 5 45 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 आ गया। यानी उसमें 5 में हम लोग 5 का गुणा करा देंगे तो उसका कितना मतलब प्रेजेंट टाइम का एज कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम का एज 25 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद से 4 में 5 का गुणा करा देंगे तो प्रेजेंट टाइम का एज कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी रीना का प्रेजेंट टाइम का एज 25 वर्ष है और नयन का प्रेजेंट टाइम का एज 20 वर्ष है। और पूछ रहा है कि 5 साल बाद वाला फ्यूचर वाला रेशियो पूछ रहा है। तो इन सब में 5 साल जोड़ देंगे तो यानी इसका 25 30 हो जाएगा, मतलब 5 जोड़ेंगे 25 में 30 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। और इसको रेशियो में चेंज करने के लिए 30 सिंपली 25 लिख दीजिए और इसको मतलब छोटा से छोटा रूप में कीजिए। तो 6 से काट मतलब 6 से करूँ, 5 से काट रहा हूँ, 6 5 मतलब इसको हटा रहा हूँ, 1 मिनट कुछ सेकंड रुकिए बस। जैसे कि कितना होगा, 5 6 30 होता है, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 6 रेशियो कलर चेंज के आप सभी को बता रहा हूँ। 6 रेशियो यानी 6 रेशियो 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो 6:5 देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो यानी ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन 5 होगा, नॉन होगा। अब 6:5 आ ही गया है तो उसके बाद से देखिए इसका, देखिए आप सोचेंगे भैया इसका कोई आसान ट्रिक बता दीजिए जिससे हमको इतना टाइम न लगे। तो आपको मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको आसान ट्रिक बताऊँगा तो आप पेपर में जाकर भूल सकते हैं। आप जो भी है मान लीजिए कि 5 है तो उसमें x का गुणा करा के उसका प्रेजेंट टाइम का एज निकाल सकते हैं। फिर से 4 में भी x का गुणा करा के प्रेजेंट टाइम का एज निकाल सकते हैं। और उसमें 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 मतलब 5x में 5 जोड़ दिया हूँ, 4x में 5 जोड़ दिया हूँ, इक्वल टू 55 आयु आया हुआ है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 100% वो सही हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ट्रिक यूज करेंगे तो मान लीजिए बाई चांस करके गलती भी हो सकता है, भूल भी जाएंगे कि इसके अगला स्टेप क्या होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ जो आप सभी को हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पे हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पे मैं कलर रेड कर ले रहा हूँ, रेड हो गया। उसके बाद से पूछा है 3 व्यक्ति की आयु में 2:3:4 का अनुपात है। यदि इनका औसत 33 वर्ष है तो उनके मतलब सबसे छोटी आयु क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। द रेशियो ऑफ 2:3:4 इज द एज ऑफ 3 पर्सन। If the average age is 33 years, then the age of the youngest
सबसे छोटा होगा, मान लीजिए सबसे छोटा होगा, यंगेस्ट में छोटा ही होता है, सबसे छोटा का आयु क्या होगा, मतलब तीनों पर्सन लोगों का एवरेज दे, मतलब रेशियो दे दिया है 2:3:4, और पूछा है उनका एवरेज दिया हुआ है 33 वर्ष। 33 वर्ष उन दोनों का एवरेज दिया होगा। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, मतलब कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे कुल संख्या कितना है, 1 2 3, 3 ही लोग हैं, तो इसमें 3 का गुणा करा दीजिएगा, 3 का भाग कराया गया होगा एवरेज निकालने के लिए, तो यानी 33 × 900 मतलब 99 हो जाएगा। 33 × 99 हो गया। अब इन दोनों सबको जोड़ेंगे, रेशियो जितना है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ने पे कितना होएगा, यहाँ पे 3 2 5 4 9 हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि वह संख्या यक्स है, ठीक है, वह संख्या यक्स है जिसमें यक्स में मतलब किसी संख्या से 2 में गुणा कराने पे उनका मतलब एज आ जा रहा है, फिर से किसी संख्या से x में गुणा कराने पे मतलब किसी संख्या में 3 से गुणा कराने में वो एज आ जा रहा है, और फिर से 4 में किसी संख्या से गुणा कराने में वो उसका प्रेजेंट टाइम का एज आ जा रहा है, तो वही x मान लेंगे, वह एज x है। तो 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 99 साल आएगा। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 2 5 होगा, 5 4 9x हो जाएगा, 9x = 99। 99 हो गया। x = कितना होगा, x = 9 का इधर गुणा है तो इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो 11 9 99 होता है, यानी 11 हो जाएगा। यानी x = 11 आ गया। मान लीजिए 11 में हम लोग 22 मतलब वो संख्या आ गया, दो में गुणा कराने से वो सब मतलब उसका प्रेजेंट टाइम कहा जाएगा। तो 2 में 11 का गुणा कराएंगे तो 22 आ जाएगा, और फिर से 3 में 11 का गुणा कराने के तो उसका भी एज आ जाएगा सेकेंड पर्सन का, और थर्ड पर्सन का गुणा करने के लिए 11 में 4 का गुणा करेंगे 44 आ जाएगा, यानी 44 आ गया। यहाँ पे 44 आ गया। तो सबसे पूछा है सबसे यंगेस्ट कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, तो यानी 22 वाला है, तो यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही है। तो ऐसे करके लगा सकते हैं। आप सोचेंगे भैया इसका कोई ट्रिक तो बताइए, किसी का ट्रिक नहीं बता रहे हैं आप, कैसे मतलब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे। देखिए मैं ट्रिक बता देखिए इसका ट्रिक सबसे आसान यही है, ट्रिक में भी यही बताएगा, लेकिन कुछ ऐसा स्टेप बता देगा जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे जाएंगे सोचेंगे कि इस स्टेप के बाद क्या आशा, मतलब कैसा स्टेप था क्या नहीं, मतलब जो भी बता रहा हूँ सबसे सिंपल है। आपको बस एक एक स्टेप करते जाएंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, एकदम आसानी से कर लेंगे, और 100% कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को अब इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, एक थैले में 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:3:10 है, और उनका कुल मूल्य RS 72 रुपया है। तो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, मतलब पूछा है उनके पास टोटल 72 रुपया है, और जिसमें से मान लीजिए 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 2 है, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 3 है, वहीं 25 पैसे सिक्के का अनुपात कितना है, 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन सबको जो 1 रुपया है इसको पैसा में बदल देंगे। तो 1 रुपया पैसा में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 पैसा में 1 रुपया होता है, यहाँ पे 50 पैसा है ये है, और इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले क्या कीजिएगा, जोड़िएगा मत। यहाँ पे आप सभी को इरेज कर रहा हूँ, आपसे फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग 1 रुपये का पैसा बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर से 50 पैसा तो 50 पैसा ये है, 50 पैसा रहेगा, और 25 पैसा ये है। हम लोग सिंपली रेशियो में गुणा कराते जाएंगे। 2 का रेशियो मतलब ये किसका है, 1 रुपये का है, तो इसमें गुणा करा देंगे तो 200 हो जाएगा। 100 से 2 में गुणा कराएंगे तो 200, और प्लस यहाँ पे प्लस करते जाइएगा, और = 72 देखिए क्या कैसे करेंगे। अब 72 है ना, सबसे पहले कैसे नहीं करेंगे, सबसे 72 को हम लोग सिंपली पैसा में बदल देंगे तो 72,000 हो जाए, मतलब 7200 हो जाएगा, 1000 नहीं 7200 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हम लोग यहाँ पे 50 पैसे का 3 इसका रेशियो 3 है, तो 3 से गुणा कर डालेंगे, 50 5 3 15 यानी 150 हो जाएगा। फिर से 25 का 10 है तो यानी 250 हो जाएगा। 25 में 10 का गुणा कर डालेंगे 250 = कितना आएगा, 7200 आएगा। 7200 आएगा तो हम इन सबको जोड़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 150 और 200 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस ये 200 है, ये है 200 यानी 600 हो जाएगा। 600 आ गया = 7200। 7200 आ गया, 600 को उधर ले जा करके भाग करा देंगे। सिंपली इसमें 7200 में हम लोग 7200 में 600 का भाग कराएंगे तो यानी 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 आ गया। यानी 12 आ गया। जब इसको तो हम लोग अनुपात में गुणा करा देंगे तो वह आ जाएगा। यानी 12 में हम लोग क्या करेंगे, 12 जब आ गया इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 12 से जब 2 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। फिर से 12 से 3 में गुणा कराएंगे तो 12 यहीं 36 हो जाएगा। फिर से 12 के 10 में गुणा कराएंगे तो 120 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे हम लोग
6 4 10 होता है, 3 2 5, 5 1 7 1 8, यानी यहाँ पे 1, यानी 180। कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 180। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, किसी व्यक्ति के पास 60 रुपये हैं जिनमें से 1 रुपये 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे कुल कितने संख्या है? 50 पैसे के सिक्कों के कुल कितनी संख्या? आप इंग्लिश में पढ़ के आप सभी को बता दे रहा हूँ इंग्लिश में क्या पूछ रहा है। इफ़ अ पर्सन हैज़ 16 रुपीज ऑफ विच रुपीज 1 50 पैसा 15 पैसा एंड 25 पैसे कॉइन आर इन द रेशियो 5:6:8, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 15 पैसा कॉइन्स। पूछ रहा है यहाँ पे 50 पैसे के, मतलब जो 50 पैसे के सिक्के के कितने सिक्के होंगे, कितने कॉइन्स होंगे। तो सिंपली हम लोग उसी के जैसे पहले किए लोग वैसे करेंगे। तो वैसे कैसे करेंगे? अब 1 रुपये का हम लोग सिंपली कितना कर देंगे, हम लोग पैसा में बदल देंगे। तो 1 रुपये का 100 रुपया 100 पैसा हो जाएगा। यहाँ पे 50 पैसा है ये है और 25 पैसा है ये है, और इन सब रेशियो में गुणा करा देंगे। मतलब जो रेशियो दिया है 5:6:8, तो 5 से हम लोग 100 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। फिर सिंपली 8 से मान लीजिए जो 6 है, उसके बाद 6 है, 6 से 5 6 30 होता है, यानी 300 हो जाएगा। और 25 और 2 8 है, 25 8 है 200 होता है। जब 200 होता है और यहाँ पे 60 रुपया है, 60 रुपये का हम लोग सिंपली पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपली 6000 हो जाएगा। 6000 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे 5 50 मतलब 500 300 200, यानी 1000 हो जाएगा। 500 ये और 500 ये, 1000 हो जाएगा। 1000 इक्वल टू कितना है? 6, मतलब 6000 है, तो मतलब आ जाएगा कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए कि एक मतलब इसमें उतना गुणा कराएंगे, यहाँ पे यक्स ले लीजिए। मान लीजिए कितने 5 में कितने गुणा कराएंगे कि वो कॉइन आ जाए, तो सिंपली 6 आ ही गया हम लोगों का। जैसे पहले किए हम लोग जितना आया उसमें हर रेशियो में गुणा करा के उतना जोड़ दिए लो, वैसे इसको भी करेंगे। मान लीजिए 5 आया हुआ तो 5 से हम लोग गुणा कराएंगे। 5 से जब गुणा कराएंगे मतलब 6 से गुणा कराएंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा? पहला सिक्के 1 रुपये कितने सिक्के हो जाएंगे? 30 हो जाएगा। 6 5 30, और उसके बाद से यहाँ पे 6 में गुणा करेंगे, 6 36, 50 पैसे के 36 सिक्के हो जाएंगे। और वहीं पे 25 पैसे के 8 और 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 हो जाएगा। यानी सिंपली पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 36 होंगे, यानी 36 इसका आंसर आ गया। आप सभी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बैक करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लाया हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट तो अधिकतर लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्या पूछा है। 5% की दर से 4000 की कितने 4000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 4000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या पूछा है? व्हाट विल द 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 4000 एट द रेट ऑफ 5%। पूछ रहा है कि जो उसका पी है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 है, और उसका रेट है 5% है, और उसका टाइम है कितना? सिंपली 3 साल है। टाइम 3 साल। यहाँ पे टाइम की जगह 3 लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इसका फार्मूला का आप तो जानते ही होंगे। हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। मान लीजिए इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू P गुणे ब्रैकेट में 1 + R/100 गुणे n 2 पावर n हो जाएगा। माइनस टोटल मत सॉल्व करने के बाद माइनस कर देंगे P को, ठीक है। जो P है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग इस पर सिंपली भर के सॉल्व कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो भर के सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये नीचे आ गया है, इसको ऊपर किया जाए, ऊपर हो गया। उसके बाद से जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस फार्मूला पे भरेंगे, यानी 4000 गुणे और यहाँ पे कितना था 1, तो कितना हो जाएगा 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। आप सोचेंगे कैसे 105/100, यानी यन के जगह हम लोग घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े ही होंगे। चलिए मैं शुरू से ही बता दे रहा हूँ, ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगा तो शुरू से बता दे रहा हूँ फार्मूला पे भर के। यानी CI इक्वल टू आप सभी को बता रहा हूँ P ब्रैकेट में 1 + R/100। सबसे पहले बताया हूँ -1 और माइनस नहीं 2 पावर n माइनस P हो जाएगा। टोटल सॉल्व करेंगे उसमें से P घटा देंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। P के जगह क्या भर देंगे 4000 भर देंगे, 4000 भर देंगे। और इसके जगह हम लोग सिंपली पहले यहाँ पे 5 भर देते हैं, रेट की जगह हम लोग 5 भर देंगे। तो 100 का 100 105 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो गुणे 105/100
100 और इस पे यन की जगह 3 भर देंगे। 3 कैसे, 3 साल के लिए पूछा है तो 3 ऊपर 10 भर देंगे। तो यहाँ पे 105 3 ठो 105 हो जाएगा। तो 3 ठो 105 का वैसे ही पहले गुणा कराया हुआ हूँ। तो 105 गुणे 105 गुणे 105 मतलब हो जाएगा 3 बार में। और इसमें से टोटल जितना आएगा उसमें से हम लोग 4000 घटा देंगे, 4000 को घटा देंगे। और हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें का 2 जीरो, 4000 में का 2 जीरो, पहला 100 ख़त्म हो जाएगा। इसमें का 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 105 को तो 21 हो जाएगा। 2 का 2 5 दूनी 10, 1 ने 5 1 5 है 2 हो जाएगा। और 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से फिर से उसके बाद से इस 100 को डिवाइड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे बचा है, यहाँ पे एक बचा है तो 2 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ने 5 दूनी 10, 21 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ठो 21 105 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इसको सबसे पहले मैं सही सही लिख दे रहा हूँ साफ साफ, तो देख लीजिएगा। देखिए हम लोग साफ साफ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बचा है सिंपली 21 गुणे 21 गुणे 105 बट्टा यहाँ पे 10 बचा हुआ है 10 और उसमें से 4000 घटाना है। इतना तो हो गया। पहले इतना सॉल्व किया हूँ तो इन सबको गुणा कराएंगे, सिंपली गुणा कराएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे 21 गुणे 21 कितना होता है, 441 हो जाता है। 441 गुणे 105 बट्टा 100 माइनस 4000। इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 141 और 105 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपली कितना होगा। इसका गुणा कराएंगे तो सिंपली 46305 आएगा। 46305 बट्टा 10 है तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 4630.5, यानी 4630 में से 4000 घटा देंगे तो कितना होगा 630.5, यानी 630.5। तो आ गया पहला आंसर। पहला आंसर इसका सही हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको एक बार नहीं समझ में आएगा एक बार बैक करके देख सकते हैं, या फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अगले वाले क्वेश्चन को फिर से चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है। ये पहले क्वेश्चन जैसा है तो पहले क्वेश्चन के जैसे ये है तो सेम सेम उसी फॉर्मूला पर हम लोग फिल किए हैं। तो वहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कितने रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 82 हो जाएगा। तब इंग्लिश में पढ़ के आप सभी को बता दे रहा हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर एट द 5% पर एनुअल विल बी 82। मतलब पूछ रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल और 2 साल पे 5% के हिसाब से 82 हो जाता है। तो उसका पूछ रहा है कि उसका जो पी होगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगा क्या होगा। तो सिंपली उसका फार्मूला होता है, मान लीजिए CI दिया हुआ है, पी पूछ रहा है उसका फार्मूला आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया हूँ कि वही फार्मूला CI इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 टू पावर n माइनस पी कर देंगे और इक्वल टू CI आ जाएगा। तो CI कितना दिया हुआ है, सिंपली 82 दिया हुआ है। 82 दिया हुआ है इक्वल टू कितना है, मान लीजिए हम लोग P के जगह x मान लेते हैं। मान लीजिए कि PX है, PX है और उसके इंटू यहाँ पे 105 हो जाएगा। पहले भी 5% था तो 105 हो जाएगा। 105 बट्टा 100, 2 वर्ष है तो 2 बार में गुणा 2 बार होगा तो 105 बट्टा 100। नहीं समझ में आ रहा था एक बार बैक करके देख सकते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएगा आप सभी को। और ऊपर से क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करने के बाद यक्स घटा देंगे तो यक्स इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा इतना क्या कहा जाता है CI आ जाएगा। तो यहाँ पे कट करेंगे, मान लीजिए कि मतलब 5 से काटेंगे 105 को तो 21 बार में कटेगा। फिर से ये 20 बार में, फिर से 5 से इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, ये 20 बार में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंपली कितना होगा यहाँ पे 82 इक्वल टू 441 बट्टा 400, 441 यक्स बट्टा 400 माइनस कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 400 ही होगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे तो 400 एक्स में से मतलब 441 एक्स में से सिंपली 400 जाएगा मतलब एक्स जाएगा तो कितना होगा 41, 1 मिनट मिटा रहा हूँ इसको सॉरी, कितना हो जाएगा सिंपली 41 एक्स बट्टा 400 हो जाएगा। 41 एक्स बट्टा 400 इक्वल टू 82 है। चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, बात ही एक ही। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली अब आ ही गया आंसर हम लोगों का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि इधर 41 का गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, और इधर 400 का गुणा है भाग है तो उधर जाके गुणा होगा। तो 82 गुणे 400 बट्टा 41 हो जाएगा। 41 समझिए, 41 से 82 को 2 बार में कट जाएगा। 41 दूनी 82 होता है तो 2 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 800 इसका
आ गया आंसर। मान लीजिए 800 इसका आंसर आ गया। आप सोचेंगे भैया कोई तो शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहे हैं, जो बताया हूँ वो सब शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक ही है। जैसे सी आई के बता दिया हूँ, सी आई इक्वल टू किस पे सॉल्व किया हूँ उसका फार्मूला आप सभी को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 प्लस R/100 टू पावर n माइनस यहाँ पे p हो जाएगा। इसको सबको सॉल्व करके उसके बाद से p में से घटा दीजिएगा, आ जाएगा। सी आई तो दिया हुआ था तो 82 तो मैंने भर दिया था, p नहीं दिया था तो p की जगह हमने x माना था, और n की जगह 2 बचता था 2 भर दिया, r की जगह 5 था तो 5 भर दिया था, p की जगह x फिर से भर दिया था। तो वैसे सॉल्व करने पे आया था हम लोग का 800 आंसर। तो यही देखिए, यही शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक जानेंगे तो मान लीजिए कुछ स्टेप वैसा छोड़ दिया रहेगा तो आप एग्जाम में भूल सकते हैं और आपका गलत हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपका गलत हो, आप फेल हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा। आपको मतलब मैं सोचता हूँ कि आप पास हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिट्टू कोई वस्तु को अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदता है, वह उसे 600 में बेच करके 660 में बेच करके 10% का लाभ अर्जित करता है, तो उस मूल्य मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इंग्लिश में पढ़ ले रहे हैं। बिट्टू परचेज एन item at the discount of 25% of the it market price. He earned her the benefit of selling 10% and 616 what is the face value मतलब face value of the item। मतलब पूछा है उसका मतलब ओरिजिनल जो खरीदा था उसका रेट क्या होगा। तो सिंपली कितना, सबसे पहले बिट्टू ने क्या किया था, 25% छूट पे खरीदा था, उसके फिर से उसके बाद से 10% वो इंक्रीज करके बेचा है कस्टमर सबको। तो पूछ रहा है 10% इंक्रीज करने के बेचने पे उसको 660 में बेच रहा है, तो उस कितना में खरीदा था। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, आप सभी को इसका ट्रिक फार्मूला होता है। तो ट्रिक फार्मूला क्या होता है आप सभी को बता रहा हूँ मैं। लाभ प्रतिशत पे क्रय मूल्य होता है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पे क्रय मूल्य, यानी लाभ प्रतिशत पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस समझिएगा, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। तो इसका फार्मूला होता है SP गुणे 100 बट्टा लाभ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे लाभ देख लीजिएगा, 100 प्लस लाभ हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस यहाँ पे लाभ समझिएगा, लाभ। 1 मिनट इरेज कर रहा हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, कहेंगे भैया गलत बता रहे हैं। तो ऐसे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपली इसको हटाने थोड़ा बड़ा किया जाए, यहाँ पे प्लस लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे लाभ, अब देखिए इस पे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लाभ प्रतिशत पे क्रय मूल्य, तो SP कितना दूंगा है, सेलिंग प्राइस कितना है 660 है, जो 660 गुणे 100 बट्टा लाभ में हम लोग 100 में लाभ जोड़ देंगे, 100 में लाभ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 110 होगा, 100 तो है ही है, 10% का लाभ पे बेचा है 660 में, तो 660 में बेचा है, 0 से इसमें का 0 कट जाएगा, और 11 से 66 को काट देंगे, 11 से 66 होता है यानी 600 हो जाएगा। जब उसने खरीदा था, मतलब जो मार्केट से खरीदा था 25% डिस्काउंट पे, तो 600 में खरीदा था। अब पूछ रहा है कि वो कितने में वो वाला बेचा था, मान लीजिए जो सबसे पहले कितने में वो बेचा था। तो उसके लिए आप सभी को फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, लाभ प्रतिशत पे क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, परसेंटेज लाभ पे कास्ट प्राइस क्या होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, SP गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ। अब उस पे हानि प्रतिशत पे क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कास्ट प्राइस क्या होगा। तो इसका होता है हानि प्रतिशत पे CP मतलब कास्ट प्राइस होता है SP गुणे 100 बट्टा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट। ये मतलब वैसे भी मान लीजिए कि वैसे भी सॉल्व करेंगे तो घूम फिर के यही आएगा। तो वो बस कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वही शॉर्टकट ट्रिक था। तो मैं जो शॉर्टकट ट्रिक है वही बता रहा हूँ आप सभी के साथ कि आप एग्जाम में सही करके आएंगे। देखिए दोनों मिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक भी है और लॉन्ग मेथड दोनों तरीके से है। स्टेप बाय स्टेप करें, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व करने लगेंगे तो आपके माइंड में ही आप कुछ क्वेश्चन प्रोसेस कर लेगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। मतलब बार बार जो काम करते हैं आपको आसान लगने लगेगा। मान लीजिए कोई भी काम हो, उसको पहले बार बहुत हार्ड लगता है, लेकिन बार बार करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, SP यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत, वहाँ पे लाभ प्रतिशत घटाए थे, यहाँ पे हानि प्रतिशत घटाएंगे, यानी SP कितना दिया हुआ है, मतलब 600 आया हुआ था, 25% हानि पे, मतलब वो डिस्काउंट यानी हानि एक ही जैसा होता है, या डिस्काउंट यहाँ पे लिख सकते हैं या कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे SP की जगह 600 भर देंगे, 600 गुणे 100 बट्टा 100 हो गया।
अब यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना है, हानि परसेंट 25% है, 20% नहीं। यहाँ पे 100 में से 25 को घटा देंगे तो 75 हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 75 हो गया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख लिया, वहाँ पे थोड़ा भर गया था स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली कट करेंगे, 25 से 75 को कटेंगे, 25 3 75 तो 25 चौको 100, और सिंपली 3 से 600 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 600 मतलब होता है, यानी 200 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, यानी उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना, मतलब वो कितना में खरीदा था, सिंपली 800 रुपये में वो खरीदा था, 800 रुपये में खरीदा था, और उसे कितना बेच रहा था, 660 रुपये में, मतलब फाइनल प्राइस। यानी उसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन 3 इसका सही है, 800 रुपये। यानी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी का आएगा, इसीलिए क्वेश्चन लेके आऊँ, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है आपका। मैं हेल्प ही चाहता हूँ कि आप पास हो जाएँ, नवोदय में जाएँ या सैनिक स्कूल में जाएँ या CHS में जाएँ, आपका तो भविष्य बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। यदि किसी संख्या के 40% में से 40% में 42 जोड़ने पे वह संख्या मिलती है तो वह संख्या क्या है। तो सिंपली पूछ रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है, अब नहीं इंग्लिश में आप सबसे पहले बता दूं, अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा। इफ एडिंग 14% ऑफ नंबर गिवन द सम नंबर देन द व्हाट इज द नंबर। तो मैं आप सभी को पूछ रहा है कि उस संख्या में हम लोग 42 जोड़ने पे, मतलब उस संख्या में 40% निकाल के 42 जोड़ने पे तब वो संख्या आता है। तो मान लेंगे वो संख्या क्या है, यक्स है। यक्स का हम लोग 40% निकालेंगे, 40% निकालेंगे और उसमें 42 जोड़ देंगे, मतलब 42 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यक्स ही आएगा। मतलब यक्स ही संख्या मांगे तो यक्स ही आए ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 यक्स बट्टा 100 हो जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो एक्स को इधर ला के घटा देंगे, चाहे इधर इसको भी उधर ले जाकर घटा सकते हैं। 42 इक्वल टू एक्स माइनस 4, मतलब 40 एक्स बट्टा 100। यहाँ पे एलसीएम 1 हो जाएगा, 100 में से 40 गया 60 हो जाएगा, 60 एक्स बट्टा 100, 60 एक्स बट्टा 100 आ गया। और इधर 42 है, ठीक है, इधर 42 है तो इक्वल टू 42। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, इन सबको इरेज कर, आप तो समझ ही गए होंगे, इरेज करके बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 42 हो गया, 42 गुणे 100 का गुणा है तो क्या होगा, मतलब भाग है तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे भाग 60 का गुणा है तो क्या होगा, भाग हो जाए, यानी 60 में का 1 0, 100 में का 1 0 कट कर देंगे, 6 सते 42 होता है, यानी 70 हो जाएगा। उसका आंसर क्या होगा, वो नंबर क्या है, 70 है। और 70 को फिल करके देख सकते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। 70 के 40% कितना होगा, 28 होगा। 28 में हम लोग 42 जोड़ देंगे तो कितना होगा, सिंपली 70 ही होगा। तो यानी ये 100% करेक्ट ऑप्शन 2 है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मतलब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सबको नहीं आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, भैया हमको नहीं आया है, तो कोई बात नहीं आया तो आप तैयारी कीजिए कि हाँ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही था। तो अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तब तक लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।